आदाब नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के स्पेशल प्रोग्राम ख़ास मुलाकात के साथ मैं हूं मोनिस सनवर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो दिल्ली की सियासत में एक बड़ा नाम है। उनको आम आदमी पार्टी के कद्दावर लीडर के तौर पर जाना जाता है। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरह सड़कों पर उतर कर लोगों की मदद करना ये अपना ज़ाती फ़र्ज़ समझते हैं। सियासत के साथ साथ समाज सेवा में उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है कि जिसकी वजह से वो किराड़ी के लोगों के दिलों में बसते हैं। मेरे साथ हैं किराड़ी से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक अनिल झा। आपका इस्तकबाल है अनिल झा साहब। अनिल झा साहब, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले से आप आते हैं और मधुबनी ज़िले से आने के बाद आज दिल्ली की सियासत में आपने नाम कमाया। कैसे रहा ये सफ़र, कैसे इस सफ़र की शुरुआत हुई? मैं दिल्ली तो पढ़ने ही आया था, लेकिन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में एंटर कर गया और छात्रों के आंदोलन और मूवमेंट के साथ साथ मुझे को बहुत बड़ा अनुभव मिला। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी है, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है सैकड़ों डिपार्टमेंट हैं, उसमें सैकड़ों कॉलेजेस हैं। तो उनके लिए जब छात्र आंदोलन प्रारंभ हुए, जो कई नामी आंदोलन भी हुए, कई मूवमेंट्स खड़े हुए जी, और उसको लेकर के फिर लोगों ने कहा कि नहीं, आपको उतरना पड़ेगा मैदान में। तो छात्र राजनीति के अंदर एक चुनाव लड़ा, वो भी इंडिपेंडेंट में जीता स्टार्टिंग में। फिर सत्यवती कॉलेज से लड़ा, फिर वहाँ प्रेसिडेंट भी रहा, फिर डीयू का वाइस प्रेसिडेंट रहा और फिर उसके बाद डीयू का प्रेसिडेंट रहा मैं जी। लगभग जितने भी चुनाव हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़ाइट किए मूवमेंट्स को लेकर के, छात्र आंदोलन को लेकर के, उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। खासकर लाइब्रेरीज़ की प्रायोरिटीज़ नहीं थी उस समय भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और है तो आज भी नहीं। लेकिन जो गरीब घर से बच्चे आते थे, बाहर से पढ़ने आते थे, उनके लिए समस्याएं थी। समय बदल रहा था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। वहाँ पर छात्र आंदोलन उस स्थिति में था उस समय जब ताकतवर और पैसे वाले लोग गरीब घर के आने वाले व्यक्तियों को खड़ा नहीं होने देते थे। फ्यूडलिज्म का एक माहौल था, वो आज भी है। वो तो फ्यूडलिज्म, पूंजीवाद और समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका संघर्ष तो जीवन भर चलता ही रहता है। बिल्कुल ठीक है। वही था। अब मैं ये भी नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा नायक बन गया था, लेकिन एक प्रतीक था कि भाई नहीं, वहाँ पर बाहर से आए हुए जो लोग हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने आते हैं, अगर सही रास्ते पर चले तो एक अच्छा आंदोलन खड़ा करके, मूवमेंट खड़ा करके हम लोगों को अच्छे रास्ते पर, विश्वविद्यालय को अच्छे कोर्सेज के लिए और अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आए। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की, उसके बाद धीरे धीरे आप जो हैं वो एक बीजेपी की तरफ टर्न होते चले गए। और हमने देखा है कि छात्र राजनीति से जो लोग निकले हैं उन्होंने देश और दुनिया में बहुत नाम कमाया है। हिंदुस्तान में कई ऐसे शख्सियत हैं, उनमें से आप भी एक हैं। तो ये जो छात्र राजनीति थी और छात्र राजनीति से एक सक्रिय राजनीति जो देश की राजनीति के तौर पर जानी जाती है, उसमें कैसे आपका रुझान हुआ और किस तरह से आप जो है वो इस तरह की राजनीति? देखिए, अभी दिल्ली के जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, उनके साथ ही मैं वाइस प्रेसिडेंट था उस समय। बिल्कुल ठीक है। और फिर हमारी एक एलमनाई है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे या छात्र राजनीति में जो लोग रहे हैं स्टूडेंट मूवमेंट के, उसमें जेटली जी थे, विजय गोयल रहे, सुभाष चोपड़ा रहे, अजय माखन रहे, बहुत बड़े बड़े नाम है। बिल्कुल ठीक। तो अब उसमें से जो बड़े नामों जो निकले सो निकले, लेकिन मेरा ये मानना था कि फिर रुझान उस जब लगा कि भाई एक मूवमेंट में एक लड़का काम कर रहा है, तो बीजेपी की तरफ हमें जो है ले जाया गया। लेकिन अब जितने भी साल मैंने काम किया, ईमानदार से किया। जब पिछले 10 सालों में हमने देखा कि अब यहाँ पर जम नहीं रहा है, मामला बन नहीं रहा है, हमारे जैसे जो आंदोलनकारी लोग हैं, और फिर बीजेपी में लगा कि प्रवृत्ति वहाँ ये बन गई कि भाई कमज़ोर आदमी को आप जानबूझ करके एक ताकतवर लीडरशिप के आगे धकेल देते हैं और उसको आप पीछे करते हैं। तो हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। आप देखिए, उदाहरण देख लीजिए जी। बीजेपी अब आपने तो पूछा कि मेरा रुझान हुआ, सही। ये भी सवाल उठता है कि फिर मैं वहाँ से आ क्यों गया। बिल्कुल ठीक है। वो अगला सवाल मेरा वही था। अगर क्योंकि 2008 में आप विधायक बनते हैं, 2013 में आप वहाँ से विधायक बनते हैं और फिर हार जाते हैं। लेकिन ये भी इल्ज़ाम आपके ऊपर लगे कि आपने सिर्फ अपने जो ज़ाती मफाद था, यानी कि अपना फ़ायदा सोच के आम आदमी पार्टी में आप गए, क्योंकि आपको लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी को और कांग्रेस को हराने की कुव्वत रखती है। अब आप देखिए, ये जो सवाल लोग जो खड़ा करते हैं जी, ऐसा तो नहीं है ना बीजेपी ने मुझे निकाला था, मैं खुद छोड़ के आपने छोड़ा था। सही है। मैं छोड़ करके इसलिए आया था कि उदाहरण देखिए कि इस भारतीय जनता पार्टी में नितिन गडकरी जी जैसे आदमी की भी कीमत नहीं है। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ये
यस, हाँ। वो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, बहुत सारे आमूलचूल काम कर सकते थे, ठीक है। वो उनसे छीन लिया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सबसे ताकतवर बोर्ड होती है, वो उनसे छीन लिया गया। वो अच्छा काम करते हैं, उनसे वो अब कहते तो हैं बहुत कुछ, लेकिन उनको वो स्पेस भाजपा में नहीं मिल रहा है। उसके बाद वसुंधरा राजे जी को हटा दिया गया, जिसके ब्रांड पर ये राजस्थान में जीते। एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जो इंडिपेंडेंट लड़ जाए तो 2000 वोट नहीं ले पाएगा अपनी विधानसभा के अंदर, सिर्फ इसलिए कि ताकतवर लीडरशिप को कुचलना है। उमा भारती को खत्म कर दिया गया, बाबूलाल मरांडी को खत्म कर दिया गया, मदन लाल खुराना को खत्म कर दिया गया, शिवराज सिंह चौहान को जानबूझ करके वहां से लाया गया, एक को ऐसे बना दिया गया। हाँ। तो भाजपा में अभी की जो लीडरशिप है, उनको वो लीडर चाहिए जो उनके जूते साफ कर सकते हैं। जबकि वो इसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं, हाँ। इन सारी चीज़ों को जिसको आप कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने अपने जो कार्यकर्ता थे जिन्होंने ज़मीनी लेवल पे काम किया उनको आगे लाए हम। अरे ड्रामा है, देखिए हाँ। ये सब नौटंकी है। वहां पर जो हार्डकोर, देखिए एक बात बता दो, सन 80 के अंदर हाँ। एक बड़े अखबार था, उसमें एक आर्टिकल छपा था, जब कांग्रेस पार्टी जब खड़ी हो रही थी, बिल्कुल स्वभाव पर थी, बिल्कुल ठीक। तो वहां पर क्या होता था, जैसे कि वहां पर भी जो हाईकमान सिस्टम जो चला, उस हाईकमान सिस्टम में ये हुआ कि आप आंध्रा में गए, आपको कोई व्यक्ति पसंद आ गया, आपने उसको वादा कर दिया मैडम इंदिरा ने कि भाई अगली बार तुम बनोगे लीडर, हाँ। और वहां के हार्डकोर लीडरशिप को आपने धकेल दिया और उसको खड़ा कर दिया। सही। अब ऐसा धीरे धीरे कांग्रेस में जो हाईकमान सिस्टम बढ़ा, उसकी वजह से हुआ, जब तक इंदिरा जी रही तब तक तो लोगों ने बर्दाश्त किया। सही। जैसे इंदिरा जी गए, राजीव जी गए, उसके बाद क्या हुआ, तृणमूल कांग्रेस, असली कांग्रेस कहती है बंगाल में, वो पैदा हो गई। हाँ। शरद पवार पैदा हुए, तिवारी कांग्रेस ने जन्म लिया, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस टूट गई। बिल्कुल ठीक। आपका जो दक्षिण भारत के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई। हाँ। केरल में नाम मात्र की कांग्रेस रह गई, जो थोड़ा बहुत जो है वो और है। ये लड़ाई आज हमें कर्नाटक में भी देखने को मिलती है। कर्नाटक के अंदर भी यही हाल हो रहा है। हाँ। यही हाल अब भाजपा का होगा। डेप्यूटी सीएम कहते हैं कि वो असल में हकदार हैं। आज मैं बता दूं, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, आपका जो है, अब खैर खुराना जी का तो देहांत हो गया जी, अब बाबूलाल मरांडी हैं, ऐसे सैकड़ों नेता हैं जिनको इन्होंने कोलैप्स कर दिया, जो इनको चुनौती दे सकते थे। चुनौती क्या दे सकते थे भाई, वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे थे। ठीक है। वो अपने मतलब कि कोई किसी बैकग्राउंड से आया था, किसी बैकग्राउंड से आया था। भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में जो हाईकमान सिस्टम जो आया, इवन इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, ये उसको भी जब आंखें दिखाने लगे। अब भाई आपको देखिए, मैं मुंसिफ टीवी पे हूँ, मुंसिफ टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूँ, इस बात को तो समझिए, 100 साल की आरएसएस है। 100 साल की है, बिल्कुल 100 साल की आरएसएस ने भी कुछ सोच के इस पार्टी को खड़ा किया होगा। बिल्कुल ठीक। अब ये उसकी भी बात नहीं मानते। अब उसके जो हार्डकोर वर्कर हैं उसी को कत्ल करने में लगे हुए हैं। ये यहाँ पर इनका ये मसला नहीं है कि देश में क्या मजबूती होगी, अब हम कैसे तरक्की करेंगे। इनका यह है कि एक जो है ना आधिपत्य, यानी कि पावर को अपनी मुट्ठी में रखना। लेकिन यहाँ एक छोटी सी 2 कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कहते हैं कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, हमारी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो एक बिल्कुल प्लानिंग के साथ चलती है। हम जो हैं वो भटके हुए लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ जो है वो फैमिली सिस्टम नहीं चलता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है और उस सिस्टम को सब फॉलो करते हैं, चाहे वो बड़े लीडर हो और चाहे वो कार्यकर्ता हो। देखो, फैमिली सिस्टम इसलिए नहीं चलता था, ये बात इसलिए बोली जाती थी कि आरएसएस के लोग विवाह नहीं करते थे। हाँ। शादी नहीं करते थे, उनके बच्चे नहीं होते थे। अब जो नए लोग पार्टी में शामिल हुए, नेपोटिज्म कैसे नहीं है यहाँ। एक देश के सेकंड सर्वोच्च नेता हैं, अब आपने उसको खाली एमपी एमएलए तो नहीं बनाया, लेकिन उसको ताकत इतनी दे दी बीसीसीआई की कि वो एक एमपी एमएलए से बड़ी औकात और ताकत रखता है। आपने उसको वहां बना दिया, दूसरे आदमी को कहीं सेट कर दिया। केन केन प्रकीर्ण, यानी कि वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राजनीति को प्रभावित कर रहा है। वो आपने उसको अगर सक्रिय राजनीति में भी नहीं है तो दूसरी ऐसी पद पे हैं कि वो पावरफुल हैं बहुत ज्यादा, और वो आसपास की सिस्टम और व्यवस्था को वो देखते हैं। अब राजनाथ सिंह जी नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनके दोनों बच्चे राजनीति में हैं, अब वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए हैं। अब कल्याण सिंह को खत्म कर दिया इन्होंने ऐसे ही। कल्याण सिंह के बच्चे कहाँ गए? जो ताकतवर लोग थे कहाँ? भाई एक नारा था कल्याण सिंह कल्याण करो करके। हाँ। जो है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश उनके वंशजों को ही इन्होंने लगभग एक साइड लाइन लगा दिया है। हम तो ये नहीं कहेंगे तबाह कर दिया। राजनीति में तो थोड़ा बहुत कोई एमपी एमएलए बनना कोई लीडरशिप की बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट नहीं होती है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस हिसाब से, जिस प्रकार से इन्होंने अपने हार्डकोर लोगों को पीछे धकेल दिया और अपने लोगों पर कॉम्प्रोमाइज, ठीक है भी आप कर रहे हैं, करिए, कॉम्प्रोमाइज करिए, लेकिन अगर भाजपा एक बड़ी पार्टी है,
उसको लगता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मुझे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैं भाजपा की लीडरशिप को एक बात कहना चाहता हूं, आपके इतनी ताकत के बावजूद भी, इतने पैसे के बावजूद भी, इतना सब कुछ के बावजूद भी आज भी देश के लगभग आप सिर्फ 32 से 36% वोटों को ही शेयर ले पाए हैं। अधिकांश लोकसभा के अधिकांश वोट आज भी आपके हिंदुत्व नारे के बावजूद वही हिंदू आपके खिलाफ वोट कर रहा है। अधिकांश ताकत के बावजूद भी ममता बनर्जी अपनी ताकत से खड़ी हुई है। आपकी बड़ी ताकत के बावजूद भी, लेकिन आपकी पार्टी को तो कोलैप्स कर दिया। नहीं। ज्यादातर बड़े नेता पे या तो बड़े बड़े इल्जाम हैं किसी भी धांधली के या घोटाले के, और या ज्यादातर जेल जाकर वापस आ चुके हैं, उस तरह का मामला है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अभी स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। कांग्रेस के भी जितने लोगों पे FIR हुई, बताओ कौन जेल गया है? इन दोनों में प्यार हो गया है, कांग्रेस में और भाजपा में प्यार है। कई राज्यों में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि आप इंडिया गठबंधन से बाहर आ गए हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। ठीक है। हमारी पार्टी जो है को कोलैप्स कर दिया इसी सरकार के माध्यम से, दिल्ली की सरकार के माध्यम से। आम आदमी पार्टी गुजरात में 14% वोट ले जाती है, जम्मू कश्मीर में अपना MLA जिताती है, गोवा के अंदर 6% वोट ले जाती है, पंजाब में सरकार खड़ी पंजाब के अंदर 47% वोट लेकर के इस बार भी मतलब कि लोग 52%, हाँ, लेकर के सबसे बड़ा राजनीतिक दल खड़ा कर देती है। ठीक है। एक देश के अंदर तीसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बन जाती है आम आदमी पार्टी। तो कम वक्त में एकदम से जो भाई 13 साल में आपने एक राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दी। भाजपा को राष्ट्रीय पार्टी बनने में 50 साल का सफर लग गया था। सही है। और आम आदमी पार्टी जो है 13 वर्ष में आगे। तो बताइए तेज गति से तरक्की कौन कर रहा है? जय पराजय क्या? अगर हमारे अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी तो 3-3 बार हार गए थे, 2-2 बार लोकसभा इकट्ठे लड़ते थे। लेकिन जिस अटल बिहारी वाजपेयी के लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधीवादी समाजवाद पर ये पार्टी चली थी, वो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी की बात मान रहे हैं? कह रहे इमरजेंसी के हम जो है डॉक्यूमेंट्स बाहर करेंगे। भाई इमरजेंसी के जो जीवित नेता हैं, आडवाणी की क्या हालत कर दी भाजपा ने, मुरली मनोहर जोशी की क्या हालत कर दी, प्रोफेसर मल्होत्रा दिल्ली में 96 साल के हो गए, कौन पूछ रहा है जाकर के इन लोगों को? बिल्कुल, जिनके बेस पर ये पार्टी खड़ी हुई। और मैं ये भी कह रहा हूँ पीछे एक संघ की बड़ी ताकत है, उसके कई अनुशांसिक संगठन है, ABVP है, वनवासी कल्याण आश्रम है, सेविका समिति है, बहुत सारे दल हैं। लेकिन मैं आपको बतला रहा हूँ भाजपा का अब डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। क्योंकि अब 75 साल की जो बात कर रहे थे, तो अब संघ प्रमुख कह रहे हैं 75 वर्ष के बाद विचार करना चाहिए। यानी कि वो PM मोदी पे निशाना साध रहे हैं। भाई आप निशाना साध नहीं रहे, कह रहे हैं भाई हटो, ये मानने को तैयार नहीं है ये ऊपर के ये ताकत। तो क्या इसी वजह से जो है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दिलाया गया? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा के पीछे कई सारे रीजन हैं। ठीक है। लेकिन अब कई लोगों को ये लाते इसलिए कि हमारे साथ बंधा रहेगा, जाट मूवमेंट का जो खड़ा हुआ था, एक किसान मूवमेंट, वो उससे बना रहेगा, लेकिन वो उल्टा इनके गले पड़ गया है। ये भी एक कारण है। और ये भी जो आंदोलन वगैरह का ये कारण था, उनको एग्रीकल्चर पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। उन्होंने बोला भी था खुलकर, बोलते भी थे। हाँ। तो अच्छा, यही बीजेपी में जब आप रहते हैं तब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आप बोलते हैं, जब आप बीजेपी से विधायक बनते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगातार वो करते हैं। लेकिन जब आप अरविंद केजरीवाल की पार्टी में आते हैं तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये जो है एक बड़े नेता हैं, और ख़ासकर जो बिहार का और जो ये वोटर इधर से आने का मसला था, जो एक बड़ा मुद्दा बना इस पूरे बिहार में चुनाव में, पूर्वांचलीय का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आप पूर्वांचल के बड़े नेताओं में से एक हैं, यानी कि पूर्वांचलियों के बड़े नेता हैं। क्या वाकई पूर्वांचलियों का कोई मकसद नहीं रह गया था, कोई जगह नहीं रह गई थी बीजेपी में? यही एक हकीकत थी जिसकी वजह से आप पार्टी छोड़कर आ गए? आप ये बात को समझिए, मैं उस दौर के लीडरों में हूँ जी, जब भाजपा के बमुश्किल 15-16 MLA जीतते थे। ठीक है। और उस वक्त भी मैं लड़ता था भाजपा से, और मैं उस समय जीत जाता था, मतलब कि कई बार ऐसे हुए। ठीक है। मेरे को ये नहीं था कि पार्टी मुझे कोई निकाल रही थी वहाँ से। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि जो हम लोग पूर्वांचल के, यूपी से, बिहार से लोग दिल्ली में आए, मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई करी। अब भाई राजनीतिक लोक सत्ता के अंदर अगर आप हमारे को प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्रयोग करेंगे तो कब तक चलेगा? मैंने कहा कि कारपोरेशन के अंदर आप 15 साल लोक सत्ता, आप सत्ता में रहे, आप पूर्वांचल के लोगों को लीडरशिप दीजिए। नहीं देंगे जी। हाँ। कुछ लोगों के हाथों में लीडरशिप दे दी गई। फिर भाजपा के अंदर सौगंध खा करके ये बताएं कि पिछले 10 सालों में
आम सामान्य गरीब आदमी की क्या कीमत बची है कार्यकर्ता की? सरेआम कॉर्पोरेशन की टिकटें बेचने में, बल्कि बेचने मतलब ये नहीं कि सिंपल बात है, कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिए जो इनका भाजपा से बैकग्राउंड नहीं है। कोई फ्लॉप हीरो है, कोई गवैया है, कोई गुंडैया है, कोई जो है वो है बक्सैया है, बक्सा में माल लेके जाओ, कॉर्पोरेशन की टिकटें। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे हुआ है भाई। एक इनके ऐसे थे संगठन मंत्री जो सिर्फ गोल्ड, उनको सोने चैन दो, गोल्ड दो उन्हें, वो गोल्ड के भूखे थे। गरीब, क्या नाम बता सकते हैं आप? अब मैं छोड़िए, वो कहेंगे आप प्रूफ दीजिए। अब ऐसे चीज़ों का प्रूफ क्या होता है जब आप सामने वाला रो रहा है कि भाई मेरे से इसने ये सब चीज़ें ले लिया है, और मैं भी जानता था लिया है। कई लोग जानते हैं। कोई बता दे दिल्ली प्रदेश में एक फिल्म एक्टर कोई आया था प्रदेश अध्यक्ष बन करके, बता दो कोई उसने बिना पैसे लिए कोई काम किया हो। लोग पहले लुके छिपा काम करते थे, फिर वो पटरी बिछा के माल बेचने लगे। अच्छा, आप पे इल्ज़ाम ये भी लगता है क्योंकि जिनका आप फिल्म एक्टर कह रहे हैं और जिनको आप गवैया कह रहे हैं, वो जो हैं यहाँ पर आ गए थे, उनकी जो है वैल्यू पूर्वांचलियों में बड़ी तौर पर होने लगी थी, और आपको लगा कि अब इनके रहते मेरा जो है कुछ नहीं होगा, इस वजह से भी आप आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। देखिए, ऐसा होता है कि फिल्म एक्टर जो होते हैं ना, वो एक आध बार तो आपको लगता है कि वो लहर के अंदर आ जाता है, बाद में उसकी सबकी हैसियत पता चल जाती है। एक भी फिल्म एक्टर अपनी औकात से नहीं जीता है। उस समय मोदी लहर सांसद हैं वो, मोदी लहर चल रही थी, उसमें जीत गए। नहीं तो इस बार हालत क्या दुर्गति हो रखी थी उनकी, सबसे ज्यादा उनकी हालात थे ऐसे। उनको बोलो ना कि एक बार विधानसभा लड़ लेते ना, पता चल जाता, सारा फिल्म एक्टर ही निकल जाती। मैं देखिए, मेरा ये कहना है, आप किसी को संगठन में लाते हैं, लाइए ना, बना लो ना MP MLA, उसको पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब कोई एक आदमी जो संघ का द्वितीय वर्ष शिक्षित है, तृतीय वर्ष शिक्षित है, ABVP का पुराना कार्यकर्ता है, क्यों जाएगा उसके पास टिकट मांगने? ये पार्टी की क्या आंखें फूट गई हैं क्या? उसके खुले हाथ आपने दे दिया। और इसमें फिर जिसके पास शिकायत करते थे पता चलता था वही मिला हुआ है उसके साथ लेन देन के अंदर। ओके, यानी कि एक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक नेक्सस चल रहा था जो टिकट बेचने का काम। पिछले 12-15 सालों में भाजपा में 80% सीटें कॉर्पोरेशन में बेची जाती हैं, और ये बेची जाती है तो इसका वही बहुत बड़े प्रमाण है। कॉर्पोरेशन में अगर जो से नगर निगम के अंदर मेयर बनाना है, कुछ बनाना है, लेन देन होती है। वर्तमान पे भी ऐसा होता है, हम तो कह ही रहे हैं, होता है ऐसा। और जब ये देखा कि भाई इस आदमी ने बुरी, अब हमारे ऐसा आदमी तो नहीं जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास टिकट, ठीक भाई साहब हम भी इतना माल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, जाइए ऐसी की तैसी कराइए अपना। सही है। तो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हमने तो किसी का नाम लिया नहीं है, लेकिन ये प्रवृत्ति भाजपा के सीनियर लोग देखते रहे, और उन्होंने, अब स्थिति ये हो गई कि कई नेता भाजपा के दिल्ली स्टेट में या देश के अंदर बिगड़ैल बेटे की तरह हैं, और भाजपा बूढ़े बाप की तरह हो गई है जो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही। बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ भाई, आप चले, मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, जिला पंचायतों की व्यवस्था में ये लोग बहुत ह्यूज लेवल पे लेन देन करते हैं भाई। ये इनका राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का संदर्भ, देश चिंतन, मनन मंथन, नाटक नौटंकी, ये सब खत्म है, कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की कार्यशैली में क्या फ़र्क है, क्योंकि दोनों पार्टी से आप विधायक रहे हैं और दोनों पार्टी को अभी देख रहे हैं आप? भाई देखो, मैं एक बात आपके चैनल पे, मैं अरविंद जी से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि जब मैं उधर था तो हमारे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है। लेकिन हम लोग पार्टी लाइन के हिसाब से बोल देते थे। हाँ। मुझे बुलाया, जब मैंने तय किया कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, तो केजरीवाल साहब बोले आप हमारे दल से लड़िए। ठीक है। हमसे तो सौगंध खा के कहता हूँ मैं, मेरे से तो 1 रुपया किसी ने डिमांड नहीं किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई 1 रुपया भी नहीं। और इस बात का मुझे फक्र है और गौरव है, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर पार्टी हार्डकोर वर्कर की अगर कहीं सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ, कद्र है, हाँ, कद्र है, तो वो अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, जैसे आप बीजेपी से आए थे आम आदमी पार्टी में, तो टॉप लीडरशिप का आपको उतना सपोर्ट मिला जितना मिलना चाहिए था? क्योंकि एक धब्बा लग जाता है इस तरह के कि बाहरी है, दूसरी पार्टी से आया। देखिए साहब, ऐसा है, हाँ, सामान्य कार्यकर्ता भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री से 2-2 साल नहीं मिल पाता। सच बात है। 1-1, 1.5 आप लगा लीजिए, सामान्य कार्यकर्ता कोई हो, जिले का पदाधिकारी या प्रदेश का पदाधिकारी बोलो, वहाँ पर श्री VL संतोष जी को फ़ोन लगा के अपॉइंटमेंट मांग ले। पहले संगठन मंत्री क्या होता था, माँ होता था संगठन की। ठीक है। उस संगठन के कार्यालय में रह करके लोगों से मिलता था। भाजपा के दफ्तर में जाइए जहां पर संगठन मंत्री रहते हैं, इतनी ह्यूज सिक्योरिटी है, सामान्य कार्यकर्ता अंदर नहीं जा सकता। भाई किस बात की सिक्योरिटी, खतरा है उनको। सामान्य कार्यकर्ता अगर अपॉइंटमेंट मिल गई तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है वो, कि आज मुझे 6 महीने बाद। ये पद्धति आम आदमी पार्टी में नहीं है।
देखिए अभी मैं उस पर नहीं आ रहा ना, अभी बदलाव भाजपा के अंदर कितना हो गया ये देखने में आ रहा है। मैं उस दौर का कार्यकर्ता हूं जब कुशाभाऊ ठाकरे राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे और जब मुझे मिलना होता था, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो मेरे को अगर उस समय तो लैंडलाइन नंबर होते थे, अगर अपॉइंटमेंट मांगते थे तो हमें 1 आध 2 दिन में बुला लिया जाता था। मैं उस दौर का कार्यकर्ता हूं जिस दौर के अंदर सुषमा स्वराज जैसी राष्ट्रीय महामंत्री होती थी, अरुण जेटली राष्ट्रीय महामंत्री होते थे। अब उनके आगे ये जो राष्ट्रीय महामंत्री सब ये चंपू बनाए गए हैं, ये बनाए इसलिए गए हैं कि कुछ बोल ना सके अंदर, पार्लियामेंट्री बोर्ड में कोई अपनी बात ना कह सके। जो तय हो जाएगा बस तय हो जाएगा। तय दो कुछ तय नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड अभी खाली नाटक है। वहां पर 2 लोग तय करते हैं जो कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं तय होता। वहां पर आप या तो भाजपा में एक अच्छे डीलर बने, अच्छे चमचे बने, तो ही आपकी कद्र है यहाँ। ठीक है, नहीं तो कोई कद्र नहीं है यहाँ पर। हाँ, कोई एक आध व्यक्ति ऐसा खड़ा हो जाए जैसे शिवराज सिंह चौहान जैसे हार्डकोर लोग हैं, अब ऑप्शन नहीं है उसको कहीं हटाने का, तो मुख्यमंत्री से तो हटा ही दिया ना, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनाना पड़ा। वो मजबूरी है, नहीं तो आप जनता से फेस कैसे करेंगे। जैसे गडकरी हैं, आप कैसे हटा देंगे एकदम में उनको। हाँ, क्योंकि कद्दावर लीडर हैं, उतना बड़ा नेता है। हाँ। उनके कद का नेता नहीं है भाजपा में कोई। अच्छा, किराड़ी से आप लगातार जीतते आए, किराड़ी की जनता ने आपको प्यार दिया, कितना उनके लिए वाकई इस पूरे कार्यकाल में आप काम कर पाए, और क्या अभी भी ज़रूरत है उनके काम के? देखिए अभी तो दिक्कत ये हो रही है, जो सरकार है, कल एक DSIDC जो है 15 विधानसभा की एक सूची निकालती है जिस पर उनको पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, उसी DSIDC के माध्यम से मैंने UD डिपार्टमेंट को अपील किया, भी मुझे भी 4-5 करोड़ रुपया दीजिए मेरे एरिया के लिए, कुछ कॉलोनियाँ हैं। हाँ। एक भी आम आदमी पार्टी के MLA को पैसा रिलीज नहीं किया गया। आरोप क्या लगा रहे हैं, पिछली सरकार भी तो ऐसे ही करती थी इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। अच्छा, मतलब कि पिछली सरकार क्या करती थी भाई, और जो अब हम लोग आए हैं हमारे से क्या मतलब है आपका। ठीक है, अब न्याय तो बराबर करेंगे। आप कमाल की बात देखिए, सरकार की पानी की स्थिति ये है, दिल्ली के अंदर आज भी 30% पानी लीकेज चला जाता है। हाँ। इनके पास पैसे नहीं है लीकेज को ठीक करने के लिए। मेरे यहाँ पर 8.5 लाख की आबादी है मेरी विधानसभा में। ठीक है, जानते हैं आप, दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में, मैं मुंसिफ टीवी के दर्शकों को कहना चाहता हूँ, देश की राजधानी में किराड़ी विधानसभा जैसे क्षेत्रों में, संगम विहार जैसे क्षेत्रों में 4 दिन में 1 बार पानी आता है, 1 घंटे। 8 लाख की आबादी को 20 लीटर प्रति व्यक्ति पानी मिलता है, 20 लीटर। और दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री, उनके एरिया में पानी मिलता है 300 लीटर, और भी मिलता है पर डे। ये पार्शियलिटी है, ये पक्षपात इन्होंने किया है पिछले 3-4 महीने के अंदर। चलिए ठीक है, क्योंकि अब वक्त की कमी है, मैं एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जनता को, किराड़ी की जनता को और दिल्ली की जनता को, क्योंकि अभी आप विपक्ष में हैं। देखिए मेरा तो ये कहना है कि चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में कोई हो, उसको असल में जो भाजपा कहती थी लेकिन करती नहीं है, अंत्योदय, यानी कि सबसे आखिरी श्रेणी पे बैठे हुए गरीब से गरीब आदमी को ये लगना चाहिए कि मेरा MLA मेरी बात सुन सकता है, मेरी सरकार मेरी बात सुन सकती है, मेरा MP मेरी बात सुन सकता है। उस दृष्टि को देखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इस देश के अंदर वो पक्षपात अनावश्यक नहीं करना चाहिए कि गरीब जहाँ है, दलित जहाँ है, माइनॉरिटी जहाँ है, भाई वहाँ हम हमारी मर्जी होगी तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। ये पक्षपात को समाप्त करना चाहिए, और अनर्गल भाषा, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, काम की राजनीति होनी चाहिए। बस। अनिल झा जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुंसिफ टीवी के इस स्टूडियो में शामिल होने के लिए और मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन आपने बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखा है। वक्त की कमी है, शायद आपसे बहुत लंबी चर्चा हो सकती थी और बहुत लंबे सवाल अभी भी आपसे पूछे जा सकते थे। फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।